नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं श्वसन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एनसीईआरटी में हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके पास, श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है? मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि श्वसन क्या होता है और सांस लेना क्या होता है। तो आपको मैंने बताया था पहले, सांस लेना मतलब होता है आप मतलब एक तरीके से भौतिक प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो इसे कहा जाता है श्वसन। इसमें कोई भी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो लिखा हुआ है ये एक भौतिक क्रिया है जिसमें जीव पर्यावरण से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, तो इसे तो बोलते हैं नॉर्मली सांस लेना। जैसे हमने सांस अंदर ली और सांस छोड़ी तो सांस लेना हो गया। श्वसन क्या है? एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि एटीपी की रूप में संचित होती है। तो ये है पहला क्वेश्चन, सांस लेना और श्वसन में क्या अंतर है। दूसरा है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत सिंपल सा है। वायवीय मतलब हो गया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा। अवायवीय मतलब जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा, स्थान कहाँ होता है इसका? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि वायवीय में ऊर्जा मुक्त होती है और ऊर्जा ग्रह बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को, तो वहां पे होता है। जबकि अवायवीय होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। तीसरा जो उत्पाद यहाँ पे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक ऊर्जा बनती है। जबकि यहाँ पे एथिल अल्कोहल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है और कम ऊर्जा बनती है। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वायवीय में वो 38 एटीपी होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी होता है। तो ये है वायवीय और अवायवीय में अंतर। अगर आपने श्वसन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखो, आपको श्वसन बहुत अच्छे से समझ आएगा। और उसके बाद इस जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप खुद से सॉल्व ना कर पाओ। आगे है, हमारी पेशियों में क्रैम्प मतलब जो दर्द होता है वो क्यों होता है? तो देखो, जब हम बहुत भारी व्यायाम या हम दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों को तेजी से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता है उसमें, मतलब जो ग्लूकोज है उसमें अवायवीय श्वसन होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल बनता है। और जो लैक्टिक अम्ल होता है यही मांसपेशियों में क्रैम्प या दर्द के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये है हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प क्यों होता है। तो ये जब हम दौड़ते हैं या भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन पूरा न मिलने के कारण जो ग्लूकोज है वो उसमें अवायवीय श्वसन हो जाता है और अवायवीय श्वसन में लैक्टिक अम्ल बनता है, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है? तो आपको बताया मैंने, श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एटीपी अणुओं के संश्लेषण में होता है। मतलब ये हुआ इसका कि जो भी श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। और जब भी कोशिका को किसी कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो जो एटीपी जिसमें ऊर्जा संचित हो रखी है ये टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ में है? तो बहुत आसान है। आप सिर्फ ऐसा समझिए इसे, जो जलीय जीव होगा वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे लेगा। अब जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन है वायुमंडल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो इसीलिए उन्हें बहुत तेज तेज सांस लेनी पड़ती है। जबकि जो स्थलीय जीव होते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है प्रचुर मात्रा में होता है, तो जो स्थलीय जीव होते हैं उन्हें आसानी से ऑक्सीजन मिल जाती है। आंसर क्या लिखा हुआ है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेना पड़ता है। इसके विपरीत स्थलीय जीव वायुमंडल में प्रचुर ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी श्वसन दर धीमी और नियंत्रित होती है
और कम ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो ये है श्वसन के लिए स्थलीय जीव एक प्रकार से लाभ में होते हैं जलीय जीव की अपेक्षा। अगला लिखा हुआ है ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पथों को रेखाचित्र द्वारा समझाइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लो। और ये आपको समझना है तो आप वीडियो देखो, उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझा रखा है। अब इसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव्य में पाइरुवेट में बदलता है। पाइरुवेट मतलब हो गया जिसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। बाद में इन जो अणु हैं इनका विखंडन 3 तरीके से होता है। तो पहला ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये होता है ईस्ट में। जो पाइरुवेट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त करता है। दूसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव में, ये हमारी मांसपेशियों में होता है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि क्रैम्प क्यों आता है, तो यही है। जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक अम्ल बनाता है जब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसे, और ऊर्जा मुक्त होती है बहुत कम मात्रा में। और तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पाइरुवेट पूरी तरीके से ऑक्सीकृत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, मानव श्वसन तंत्र में कूपिका एल्वेओलाई बोलते हैं जिसे, इसका क्या कार्य है। तो ये एक्चुअल में कूपिकाएं होती क्या हैं, हमारे फेफड़ों के अंदर गुब्बारे जैसी संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, कूपिकाएं बोलते हैं। इनका काम क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य होता है गैसों के विनिमय मतलब आदान प्रदान में यह अधिकतम सतह क्षेत्र प्रदान करता है। मतलब ये हुआ कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जो बलून मतलब जो गुब्बारे हैं ये फूल जाते हैं और बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है। जो कूपिकाओं की दीवारें बहुत पतली होती है, इनमें रुधिर जो वाहिकाएं होती हैं उनका विस्तृत जाल होता है, जिससे ऑक्सीजन सीधे रक्त में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकल जाता है। तो ये काम होता है कूपिकाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। अगला है आपके पास, मानव में श्वसन की कार्यविधि को समझाइए। मतलब अंतःश्वसन क्या होता है, उच्छ्वसन क्या होता है। बड़ा सिंपल है, देखो अंतःश्वसन मतलब हुआ इस क्रिया में वायु शरीर के अंदर जाती है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है, पसलियां ऊपर की ओर, ऊपर और बाहर की ओर खींचती है, और जो डायफ्राम होता है वो चपटा होता है, मतलब चपट जाता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, मतलब एक तरीके से जो एरिया है वो बढ़ जाता है हमारे फेफड़ों का। इससे जो वक्ष गुहा होती है उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसकी हम बात कर रहे थे। फेफड़ों के अंदर वायु का दबाव कम हो जाता है, जिससे बाहर की हवा तेजी से फेफड़ों में भर जाती है। तो ये तो हुआ जब हम इनहेल करते हैं या श्वसन मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उच्च श्वसन का मतलब हो गया जब हम एक्सेल करते हैं, तो उससे क्या होता है, इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर निकल जाती है, पसलियां अपने मूल स्थिति में वापस आ जाती है, डायफ्राम पुनः गुंबद आकार में हो जाता है, मतलब फैल जाता है। और अगर फैलेगा तो जो वक्ष गुहा है हमारी उसका आयतन घट जाएगा, तो फेफड़ों के अंदर कम दबाव जो दबाव है वो बढ़ जाता है, जिससे जो हवा है वो बाहर धकेल दी जाती है। तो वो हवा कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये है श्वसन विधि जो हमारे फेफड़ों में होती है। अगला दिया हुआ है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसके भागों का वर्णन कीजिए। बड़ा सिंपल है, आपको दिख रहा होगा, ये बना रखा हमने, जिसमें नासद्वार है, ये मुंह है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, ये सारी चीजें इसमें दिखा रखी है। तो पहला क्या होता है, नासद्वार से यहाँ से वायु शरीर के भीतर प्रवेश करती है, इसमें मौजूद महीन बाल और श्लेष्मा धूल के कणों को रोकता है, ये पहला है। नाक से अंदर सांस जाती है। उसके बाद ग्रसनी और कंठ में, मतलब जो वायु नासाद्वार से होकर ग्रसनी और फिर कंठ से गुजरती है, उसके बाद ये जाता है हमारा श्वास नली में, से हम ट्रैकिया बोलते हैं। अब जो श्वास नली होती है यह कंठ को फेफड़ों से जोड़ती है, इसमें वलय उपस्थित होते हैं जो इसे सिकुड़ने से बचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्वास नली होती है उसमें वलय का क्या काम होता है। तो ये क्या करता है, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होती है उसमें, तो ये उसे सिकुड़ने से बचाता है। उसके बाद श्वसनी और श्वसनिकाएं, इसमें क्या होता है, जो श्वास नली होती है आगे चलकर 2 श्वसनी में विभाजित हो जाती है, आपको दिख रहा होगा, एक इस साइड को गया और एक इस साइड को गया। जो आगे जाकर
छोटी छोटी श्वसनिकाओं में आगे ये फिर ब्रांच बनाती है, मतलब अलग अलग शाखाएं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं बोलते हैं। और लास्ट में फेफड़ा, ये वक्ष कुआ के स्थित मुख्य श्वसन अंग होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो अगर आपको इसे बहुत अच्छे से समझना है तो आप एक बार वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे लिखा हुआ है, हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या, मतलब कमी का परिणाम क्या हो सकता है और श्वसन के संदर्भ में समझाइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो हीमोग्लोबिन होता है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाई जाने वाला श्वसन वर्णक है। अब ये क्या होता है, जिसकी ऑक्सीजन के प्रति बहुत अधिक बंधुता होती है, मतलब ये हो गया कि ऑक्सीजन के साथ एक तरीके से बहुत अधिक मिला होता है, तो यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है इसका। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में क्या काम है, तो ये क्या करता है, फेफड़ों से जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, लाल रक्त कोशिकाओं के थ्रू। ठीक है, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कोशिकाओं तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो ग्लूकोज है वो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण उसका नहीं होगा, शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाएगा, जिससे व्यक्ति को थकान होती है, कमजोरी होती है, सांस फूलने लगती है, और एक समस्या होती है, एक बीमारी होती है जिसे बोला जाता है एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमारी बॉडी में क्या होता है, एनीमिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जो कवक और यीस्ट में किस प्रकार श्वसन होता है, इसका व्यावसायिक उपयोग क्या है। तो जो कवक और यीस्ट होती है इनमें अवायवीय श्वसन होता है, जो हमने पढ़ा था उसमें आपको मैंने बताया था 3 तरीके से होता है। एक अवायवीय होता है, एक वायु जब कम होती है तब होता है, और एक वायु की उपस्थिति में होता है। तो ये वही वाला है, जब कवक और यीस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, इसे हम किण्वन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किण्वन पूछा जाता है क्या होता है, तो किण्वन मतलब अवायवीय श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के इथेनॉल और CO2 में टूटता है। व्यावसायिक उपयोग क्या है इसका, तो ये ब्रेड बनाने के लिए, केक बनाने के लिए, पेस्ट्री फुलाने के लिए, और शराब या बियर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है कवक या यीस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि किसी व्यक्ति की श्वास नली में उपस्थित वलय ना हो तो क्या समस्या होगी। आपको अभी बताया था मैंने, जो हमारी श्वास नली होती है उसमें ऐसे वलय होता है इस तरीके से। तो क्या होता है, श्वास नली में उपस्थित वलय उसे सहारा देते हैं। ये वलय सुनिश्चित करते हैं कि जब श्वास नली में हवा ना हो तब भी वह आपस में चिपके या सिकुड़े नहीं। यदि ये वलय नहीं होंगे तो हवा के अभाव में श्वास नली चिपक जाएगी, जिससे वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और दम घुट सकता है। तो इसीलिए ये वलय होते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन ना हो तो ये अपने एज इट इज कंडीशन में रहते हैं, ये चिपकते नहीं है, इसीलिए ये वलय जरूरी होते हैं। तो ये हैं सारे क्वेश्चंस जो हम श्वसन से रिलेटेड हमने किया हुआ है। आप एक बार वो वीडियो देखिए श्वसन वाली, और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए तो आपका रिवीजन भी होगा, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएं आपको ये भी समझ आएगा, और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।